ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में पार्लियामान ने एक मुतनाज़ा तरमीम मंजूर की है जिसका मकसद बज़ाहिर PTI को मखसूस नशस्तें ना देना है। उधर गज़ा में 10 माह के कत्लेआम के बावजूद इसराइल ये जंग जीत नहीं रहा बल्कि हार रहा है। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज भी बांग्लादेश से, जहाँ सदर साहब ने पार्लियामान बिलाखिर तहलील कर दी। वहाँ पे जो तलबा मुजाहरे कर रहे थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ था सदर साहब को कि आज 3 बजे तक वो ये काम कर दें, और बिलाखिर उन्होंने ऐसा ही किया। बांग्लादेश से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सारा दिन, उससे अब ये वाज़े हो रहा है कि ये जो भी वहाँ पे वाक़यात हुए, ये जो इनकलाब था, ये दूर से शायद लोग इसको देख के महसूस हो रहे हों, लेकिन मुल्क के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें जो क्राउड है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने बाकायदा खुलकर अपनी भड़ास निकाली है। हुकूमती शख्सियात हों, चीफ़ जस्टिस हों, पार्लियामान हो, दूसरी जगह हो, वहाँ वो घुसे हैं, जलाओ घिराव किया है, तोड़ फोड़ की है, अपने मुखालफिन पर हमले किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके चुन चुन कर लोगों पे अटैक्स किए हैं। और ये जो भी एहतजाज था, ये अब ये वाज़े होता जा रहा है कि बहुत पुरतशद्दुद था। अब तक जो कन्फर्मेशन है डेड बॉडीज़ की वो कम से कम 400 है, लेकिन अंदाज़ा है कि ये फ़िगर कहीं ज़्यादा होगा जैसे जैसे मज़ीद तफसीलात आएंगी। वसर साहब, हाँ, ये जो आपने कहा ना तलबा रहनुमाओं ने अल्टीमेटम दिया, इस वक्त तलबा क़यादत ही बज़ाहिर जिसे कहते हैं ना डोरियाँ, उनके हाथ में है। एक तो उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया कि पार्लियामेंट तोड़ दें 3 बजे तक, और वो टूट गई। फिर उन्होंने कहा कि जी अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पे नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक़्तिसादियात है मोहम्मद यूनुस, उनको जो है वो उसका सरबराह नामज़द किया जाए। इत्तलात हैं कि उन्होंने बतौर चीफ़ एडवाइज़र ये ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने का इंदिया दिया है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस भी जो है वो हसीना वाजिद हुकूमत के डसे हुए हैं। इनका जो नाम है वो सबसे पहले 1983 में सामने आया था, जब इन्होंने ग्रामीण बैंक कायम किया था, और उसका मकसद ये था कि जो इंतहाई गरीब लोग जिन्हें कोई बैंक घास डालने को तैयार नहीं है, इसलिए के पास उनके पास कोलेटरल ही नहीं होता, उनको ये, और बिलखुसूस ख़वातीन को, गरीब तरीन ख़वातीन को छोटे छोटे कारोबार के लिए कर्ज़े दिए जाएँ, और जब वो खुद कफ़ील हो जाए तो वो किस्तवार अदा करें। दुनिया की तारीख़, बैंकिंग की तारीख़ में ये पहला है, मैं इसे मौजज़ा कहूँगा, कि जो शुरू के साल थे उसमें जो रिकवरी रेट था, वॉलंटियर रिकवरी रेट, वो 90% प्लस था जी। अच्छा, वो इसलिए कि ख़वातीन निस्बतन ज़्यादा ज़िम्मेदार पाई गई हैं। अच्छा, इस जो तजर्बे को कोई 22 मुल्कों में दोहराया गया, मकामी हालात को पेश नज़र रखते हुए, ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक हैं। तो 2006 में इन्हें नोबेल इनाम मिला, लेकिन हसीना वाजिद हुकूमत को ज़ाहिर है इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा ये खून चूस सूदखोर है, हाँ, और ये गरीबों का खून चूस रहा है। और इस साल एक खुसूसी अदालत ने उन्हें 6 माह कैद की सज़ा सुना दी थी लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी। तो उन पर कोई 100 के करीब मुकदमात थे। हाँ। और शेख हसीना को ये डर था कि इन्होंने किसी ज़माने में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं अपनी सियासी पार्टी बनाऊंगा। हाँ। तो इन्होंने इनको बतौर ख़तरा लिया और ठीक ठाक इनको निशाना बनाया, और इनके जब इन पे केसेस चल रहे थे, ये कंट्रोवर्शियल हो गए, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेके हिलरी क्लिंटन और दुनिया के कोई 100 सेलिब्रिटीज़ ने हुकूमत से कहा कि भाई इन्हें आप छोड़ दें, इनकी बड़ी खिदमत हैं, लेकिन वो नहीं मानी। वो जितनी विंडिक्टिव थी, उन्होंने इनको बिल्कुल टारगेट में रखा, और अभी ये 84 साल के हैं, मुल्क से बाहर हैं, और जैसे आपने कहा इत्तलात हैं कि शायद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। अच्छा, क्रैकडाउन जो है वो आला सतह पे वो शुरू हो चुका है। 2 वज़ीर जो ढाका एयरपोर्ट से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे जी, साबिक़ा हुकूमत के, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा जो फ़ौजी क़यादत है उसमें बड़े पैमाने पे आज जो है वो तब्दीलियाँ हुई हैं। खालिदा ज़िया की तो हमने कल ही खबर दे दी थी, बेगम खालिदा ज़िया की के एक मैं चीज़ सिर्फ ऐड कर दिया, ये जो आपने फ़ौज के रद्दोबदल की बात की, इसमें एक इनका इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रद्दोबदल है वो इनके DG हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर, और उसका बाकायदा बाज़ाब्ता काम है शहरियों की जासूसी करना, फ़ोन कॉल्स टैप करना, सोशल मीडिया पर नज़र रखना,
ईमेल्स को देखना, और इनको इसलिए निकाला गया है कि ये नाकाम हुए, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि 3 हफ्तों में काया पलटने वाली है। तो इन समेत ये जो डीजी थे इनके ज़ियाउल एहसन, उनको बरतरफ किया गया है। तो जो आर्मी चीफ हैं वो मेरा ख्याल है कि अपने बंदे फिट करेंगे जिन पर उनको एतबार हो, जो डिलीवर कर रहे हो। स्टूडेंट्स जो क़यादत है उसने खुल के कहा है कि भाई साहब, जो आपका जो है SOP जो हम मुकर्रर कर रहे हैं, उससे अगर आपने करने की कोशिश की तो लोग तो सड़कों पे हैं और लोग भरे हुए हैं, तो फिर देख लीजिएगा। अच्छा, कल का जो दिन है उसकी मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, यानी तशद्दुद की जो डेप्थ है उसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि 450 पुलिस थानों पे अटैक हुआ सिर्फ कल, और 100 से ज़्यादा लोग सिर्फ कल मारे गए। उनमें 20 से ज़ायद पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने हाथ उठा दिए, अब वो गायब है सड़कों से, और उनकी जगह स्टूडेंट्स और जो नीम फौजी दस्ते हैं वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, एयरपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब टोटल ब्रेकडाउन है ना। एसोसिएशन जो है पुलिस वालों की, उन्होंने कहा है कि जब तक आप हमारे जानो माल की हिफाजत की ज़मानत नहीं देते, हम अपनी ड्यूटीज़ पे नहीं आएंगे। मतलब पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ दो। हाँ, सूरत हाल ही ऐसी है कि क्या है। अच्छा, अवामी लीग के दफातर की कल हमने बात की थी कि उनको उन पे धावा बोला गया, उनके वज़रा और जो दीगर कारकुनान थे उनके घर नज़र आतिश किए गए। एक मारूफ क्रिकेटर का मकान भी जलाया गया है। अब मुझे नाम उसका नहीं मालूम, लेकिन ख़बर यह है कि वो भी इसमें शामिल है। एक होटल जो था वो जलाया गया था कल, जिसमें कि 6 लोग ज़िंदा जल गए थे। वो हसीना वाजिद के एक करीबी साथी का था। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हसीना वाजिद ने आखिरी जो उनके लम्हे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मतलब एतवार की रात को उन्हें आला सिविल व फौजी हुकाम ने बताया कि सूरत हाल पे अब हम काबू नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। पीर की सुबह उन्होंने कहा मैं तकरीर करूँगी और इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। कहने लगे नहीं, अब इससे बात आगे बढ़ चुकी है, अब आपकी जान को ख़तरा है, लाखों लोग सड़कों पे हैं और किसी भी वक्त वज़ीर आज़म हाउस पहुँच सकते हैं। लिहाजा आप और आपकी जो बहन है रेहाना, वो अगर आप मुल्क छोड़ने पे आमादा हैं तो सबसे बेहतर सूरत ये है। बहुत उन्होंने डांट पे लाई उन्हें कि तुम लोग नाअहल हो, तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सके हो। वो तो अपने उसमें थी, लेकिन बहरहाल उन्हें फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बिठाया गया जो उन्हें अगरतला ले गया। इस दौरान पूरा जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का एरिया था कार्डन ऑफ किया गया। इंटरनेट उस इलाके में बिल्कुल टोटल ब्लैकआउट किया गया। जब इनका हेलीकॉप्टर बांग्लादेश की सरहद से बाहर निकल गया तो 1.5 घंटे बाद इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बहाल हुई। अच्छा, आपने जो तशद्दुद की बात की उसमें ये बात भी अब सामने आ रही है कि ज़ाहिर है कि जो लोग रिसीविंग एंड पे थे शेख हसीना के, उसमें जमात इस्लामी और BNP पार्टी। जमात इस्लामी के जो लड़के हैं, चाहे यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे और बाहर, वो इस वक्त तशद्दुद में बहुत आगे नज़र आ रहे हैं। उनमें जो गम और गुस्सा है, और अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रहे हैं। कुछ हिंदू टेम्पल्स पे हमले हुए हैं, कुछ अहमदी कम्युनिटी पे हमले हुए हैं, और अब ये कंसर्न एक बढ़ रही है कि क्या बांग्लादेश, क्योंकि अवामी लीग का नारा था तो सेक्युलरिज्म, कि अब ये क्या वापस एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है। खैर, अभी तो हालात इतने फ्लूइड हैं कि हम, मेरा ख्याल है, हम टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब सबसे बड़ा मसला ये कि जो सबसे बड़ा हमसाया है बांग्लादेश का, भारत, वहाँ ये कंसर्न है, 3 तरफ से घेरा हुआ है उसने बांग्लादेश को जोग्राफियाई लिहाज से। चुप्पी साधी हुई है दिल्ली ने, पिछले 48 घंटे से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मीटिंगें अलबत्ता चल रही हैं। शेख हसीना जो है वो एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है दिल्ली के करीब, उसमें मुकीम है, और हुकूमत कह तो नहीं रही है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि बहन जी जितनी जल्दी यहाँ से निकल लें उतना ही बेहतर है। इसलिए कि उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि, और ये बहुत बड़ा एक फेलियर भी माना जा रहा है भारतीय इंटेलिजेंस का कि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया। उनके वो भौचक्का हैं कि ये अचानक से कुछ ही 2 या 3 दिनों में काया कैसे पलट गई। तो इस वहाँ का जो NDTV है वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि ख्वाहिश शेख हसीना की ये है कि वो लंदन जाएं, वहाँ पे उनके रिश्तेदार भी हैं।
लेकिन वो वहाँ पे ये देख रही थी शायद कि मैं ऑन अराइवल असाइलम सीख करूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाजे किया है रिपोर्टेडली कि आप ऑन अराइवल नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई जान को ख़तरा है, आप पनाह के मुतमन्नी हैं, तो आप फर्स्ट जो सेफ़ डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच के वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अभी ये सारा रिपोर्टेडली है क्योंकि ख़ुद वो सामने आके अभी कुछ नहीं कह रही हैं कि भारत में उनको तब तक स्टे हो जब तक उनका ब्रिटिश जी वो तो हो जाती है, वो हो जाएगा। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के चूँकि एक स्पेशल रिलेशन तारीख़ी तौर पे और एक शिकवे शिकायत और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो भारत जो है उसके लिए जो सरप्राइज़ था उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा जानने में इंटरेस्टेड हूँ। एक वक्फ़ा ले लें और वक्फ़े के बाद दिल्ली चलेंगे। बांग्लादेश की हिस्ट्री में जिस मुल्क का सबसे अहम किरदार रहा है अब तक है, और वो है भारत, जिसने तीन तरफ से बांग्लादेश को जोग्राफियाई तौर पे घेरा हुआ है। डिपेंडेंसी और जो तिजारत है वो ख़ासी करीबी किस्म की है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में चीन और यूरोपीय यूनियन के बाद जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बांग्लादेश में है। 38 बिलियन डॉलर का पिछले साल ज़र मुबादला उन्होंने रेडीमेड गारमेंट से कमाया। लेकिन जो उसके लिए कपड़ा आता है वो तकरीबन सारा का सारा भारत से आता है। इसके अलावा जो वहाँ मैंने ख़ुद देखा है जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट टाटा और बाकी जो कंपनियां हैं वो हैं। अच्छा, हत्ता के जो हिल्सा मछली है जो बांग्लादेश की बड़ी डेलिकेसी है वो भी उनको नाकाफ़ी पड़ती है, तो वो मगरबी बंगाल से मंगवाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बॉर्डर भारत के साथ है ज़ाहिर है, तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है वो भी आपका डिपेंडेंट है? नहीं, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो सबसे ज़्यादा जो तिजारत है नेचुरली वो भारत के साथ है। अच्छा, फिर अवामी लीग का भी एक तारीख़ी ताल्लुक़ रहा है भारत से, बांग्लादेश की क्रिएशन से लेके अब तक। तो हमेशा से अवामी लीग की तरफ झुकाव ट्रेडिशनली ज़्यादा रहा है। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ है, हम ये मान के चलते हैं कि चूँकि वो भारत का असर है वहाँ पे, लिहाजा उसका जो इत्तलाती नेटवर्क है वो भी मिसाली होना चाहिए, जो वहाँ की अंदर की नब्ज़ है उसका पता चलाता रहे। लेकिन जयशंकर साहब जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा कि ये अचानक इन्होंने आने का फ़ैसला किया है। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि जो इंटेलिजेंस का असेसमेंट था इंडिया का, शायद वो कहीं पीछे रह गया। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मुल्क और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे ये डिबैकल है या नहीं है, यही मैं जानना चाहता हूँ। कुर्बान अली साहब, आप दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब तक कोई बयान जारी हुआ है नई दिल्ली सरकार की तरफ से बांग्लादेश पे, फॉर्मली कोई बयान? शुक्रिया उषा साहब अपने शो में इनवाइट करने के लिए। बयान एक वजीर ख़ारजा जयशंकर ने पार्लियामेंट में आज पढ़ा था और उसमें उन तमाम हालात की जानकारी दी गई कि जिसके सबब बांग्लादेश में ये हालात पैदा हुए और शेख हसीना को छोड़ करके आना पड़ा। अब वो बयान बहुत भी वाज़ेह नहीं है, थोड़ा मुबहम है, और उसमें यही सब कहा गया है कि हम नज़र रखे हुए हैं, हम वहाँ की आर्मी चीफ के साथ बांग्लादेश की भी हमारा राब्ता है, और ये कि जो बॉर्डर पे काफ़ी एक्शन शुरू हो गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से और आर्मी की तरफ से भी। और बस एक आम इस्तिलाह है कि वेट एंड वॉच, ये बात अभी कही गई है वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। वेट एंड वॉच का जो आपने टर्म बहुत अच्छी इस्तेमाल की, वो जो दूर के ममालिक हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा है कि वेट एंड वॉच, लेकिन आप बिल्कुल आपकी नाक से लगा हुआ एक मुल्क है जहां आपका अच्छा खासा असर भी है, इक़्तिसादी, सियासी, सफारती, तारीख़ी, हर तरह का है। तो क्या ये वाकई सरप्राइज़ था इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो कुछ भी वहाँ पिछले 3 दिन के अंदर हुआ है? जी, आम ख्याल तो यही है कि मतलब इस बात का गुमान नहीं था कि बात या हालात इस हद तक आ जाएंगे। ये तो था कि सूरत हाल संगीन है और
एडवाइजरी भी जारी की गई थी वहाँ जो स्टूडेंट हैं हिंदुस्तानी या जो हिंदुस्तानी शहरी हैं उनके लिए, उनको वापस आने के लिए। और ये था कि स्टूडेंट वायलेंस जो था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, 300 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं ये कहा जा रहा है। तो लेकिन ये नहीं था कि साहब ऐसी वज़ीर आज़म जो पिछले 15 साल से थी और जिसके ऊपर आर्मी का भी जिसके का पूरा कंट्रोल उनके साथ में था और अपोजिशन तो था ही नहीं, तो इस तरह की सूरत हाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हिंदुस्तान कि ये इस तरह के हालात बनेंगे और शेख हसीना को इन हालात में मुल्क छोड़ करके आना पड़ेगा और पहली पनाहगाह हिंदुस्तान ही होगी। वो कि इससे पहले भी वो यहाँ पनाह गुज़ीन रह चुकी हैं 1971 में भी, और उसके बाद जब उनके वालिद का कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी वो हिंदुस्तान में रही थी। लेकिन ये वाकई जिसको कहते हैं कि ये ख्याल नहीं था हिंदुस्तानी हुकूमत को कि इतना बड़ा हो जाए हादसा बांग्लादेश में हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रिवायती तौर पे जो अवामी लीग और भारतीय भी हुकूमत हो उनकी एक क़ुर्बत है, एक नज़रियाती हम आहंगी भी है, और जो कंट्रीब्यूशन 71 में है वो ज़ाहिर है वो उन्हें याद रखते हैं। लेकिन क्या आज आप समझते हैं कि सारे जो अंडे थे भारत के जो ताल्लुकात के वो एक पार्टी की टोकरी में रख दिए गए, और जो बाकी जो अपोजिशन की जमातें थीं, मसलन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP या जमात इस्लामी या दीगर जमातें, उनके साथ वो लिएज़ों की एक जो सतह होती है कि हिज़्ब इख्तिलाफ से भी ज़ाहिर है ममालिक ताल्लुक़ तो रखते हैं, वो बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इसलिए इनको नए सिरे से जो है अब स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा ताल्लुकात का, जैसा कि अफ़गानिस्तान में हुआ। देखिए उस्ताद साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ा गया था एक मरतबा कि मौलवी जब सजदे में सर झुकाता है हूर जन्नत में कांप उठती है। तो हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के ताल्लुक से जब कभी कुछ इस तरह की चीज़ होती है, ख़ास करके फ़ौजी हुकूमत आती है या फ़ौज का कंट्रोल होता है, तो वो एक ख़तरे की घंटी होती है, अलार्मिंग बेल होती है। और आप जानते हैं कि 1971 में हिंदुस्तान का तो रोल था ही बांग्लादेश को बनवाने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेख मुजीब के साथ एक ताल्लुकात थे, और उसके बाद जब उनका असैसिनेशन हुआ और ज़ियाउर रहमान साहब वहाँ उन्होंने कू किया, मिलिट्री कू, तो उस ज़माने में हालात ठीक नहीं रहे। और उसके बाद चाहे जनरल इरशाद रहे हों या BNP की खालिदा ज़िया की पार्टी की हुकूमत रही हो, वो कभी भी हिंदुस्तान के साथ जेल नहीं कर पाए ताल्लुकात। हालांकि वर्किंग रिलेशनशिप तो थी, और जैसा वाजपेयी साहब कहते थे कि भाई आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ ही सूरत हाल है, और बांग्लादेश के लिए इसलिए ख़ास तौर से कि यहाँ जो अभी आप बता रहे थे मुझसे बातचीत शुरू करने से पहले अपने व्यूअर्स को या सुनने वालों को, कि इस तरह से हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के कि दोनों के ऊपर, दोनों की एक दूसरे के लिए काफ़ी डिपेंडेंसी है। और उसमें ये है कि सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि एक कल्चर का भी मामला है, एक ज़बान का भी मामला है, लिबास का भी मामला है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट तो ज़ाहिर है कि जुड़े हुए हैं ही। और पिछले 15 साल से शेख हसीना ने हिंदुस्तान के साथ इस तरह के ताल्लुकात उस्तवार किए कि कई बार चीन को भी थोड़ी नाराज़गी होती थी। हालांकि वो चीन के साथ भी बैलेंसिंग एक्ट रखती थी, और अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ वो होकर के आई थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो काफ़ी बेहतर हुए इन 15 सालों में, और कई बड़े एग्रीमेंट हुए जो कि उनसे पहले की हुकूमतों के साथ मुमकिन नहीं थे। तो जाहिर है कि हिंदुस्तान के लिए ये एक जॉल्ट है, और ये लगातार एक हेडलाइन हिंदुस्तान के टेलीविज़न चैनल्स में चल रही है कि हिंदुस्तान के लिए ये कितने बड़ी फिक्र की बात है, कितनी बड़ी चिंता की बात है। कुर्बानी साहब, अगर जाते जाते थोड़ा सा ये बता दें हमें कि वेट एंड सी तो ठीक है, लेकिन इस वक्त इंचार्ज है फ़ौज वहाँ पे, और जो फ़ौजी क़यादत है बांग्लादेश में उसमें कितना असर रसूख है भारत का, ताकि जो भी अगला सेटअप आता है उसमें भारत के जो स्टेक्स हैं वो प्रोटेक्ट हों। इसको आप ज़रा यूँ भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो फ़ौज है इस वक्त और उसके जो सरबराह हैं वो भी इस सिचुएशन में हैं कि वो
हिंदुस्तान के साथ फौरी तौर पर किसी तरह का कोई जो एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ इस ऐलान के बावजूद कि फौज ने कंट्रोल ले लिया है और वहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील की जाने वाली है और उसके लिए बातचीत भी शुरू हो गई है, बावजूद इसके एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स ढाका में ख़त्म नहीं हुए। वहाँ जो हिंदुस्तान का कल्चर सेंटर था, इंदिरा गांधी सेंटर, उसको नजर आतिश कर दिया गया। बहुत सारे मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं। ये हिंदुस्तान में भी इश्तियाल पैदा करेगा और बांग्लादेश के लिए भी। इसलिए वक्त की ज़रूरत ये होगी कि दोनों हुकूमतें वो एक वर्किंग अरेंजमेंट हो। थोड़े से हालात जब नई हुकूमत आए, थोड़े से हालात ठंडे हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर ये भी हो जाए। कुर्बानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात करें ना कि इश्तियाल की, तो भारतीय मीडिया हम जो है हम समझते हैं हमारे मीडिया में मसाइल हैं, वो ज़रा सा एक झलक देख लें कि उधर क्या ऊट पटांग बातें हो रही हैं इस पूरे मामले पर। ढाका में आज शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरने का सीधा प्रसारण रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में बड़े चाव से देखा जा रहा था। ढाका में पीएम ऑफिस से शेख हसीना की तस्वीर उतारकर फेंकी जा रही थी तो इस्लामाबाद के बड़े बड़े दफ्तरों में ठहाके गूंज रहे थे। ढाका में जो हुआ उसका पाकिस्तान से एकदम सीधा कनेक्शन है। This Saurabh was not a students' protest. It was not a students' protest. There were all kinds of dangerous forces like the Jamaat-e-Islami which was behind it. This was not about a quota. The quota was the excuse. The idea was to overthrow Sheikh Hasina. China has been backing Pakistan, Jamaat-e-Islami, because they feel by installing an Islamic government, they can foment terrorism. चलें, हम तो ये बोलेंगे जी मैं ते मालियाँ, हमें क्या पता, लेकिन ये भारतीय मीडिया की ये बातें हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बड़ा दिलचस्प माहौल देखने में आ रहा है। वजह उसकी ये है कि हुकूमत ने पिछले हफ्ते ही इलेक्शन एक्ट 2017 में 2 तरमीम का बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। उसे जल्दी फटाफट 4 और 8 की अक्सरियत से स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर करवाया। उसके बाद कौमी असम्बली ने उसकी मंजूरी दी और अब सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। आखिरी मरहला होता है सदर आसिफ अली जरदारी के साइन का, वो भी इंशाअल्लाह जल्द हो जाएंगे। हो सकता है कि आज रात ही हो जाए। अपोजिशन की जानिब से हस्बे मामूल जो तमाम तरमीम पेश की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई के जो अरकान हैं उन्होंने एजेंडे की कापियाँ फाड़ी और आवाज़ें कसे। बिल में कहा गया है कि कोई भी रुकने असम्बली किसी सियासी जमात से वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकता, जो उसने इलेक्शन कमीशन के सामने पहले डिक्लेयर की थी। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के लिए मुकर्ररा वक्त में जो फ़हरिस्त है वो किसी भी सियासी पार्टी के लिए लाजिम है कि वो ज़रूर जमा कराए, उसके बाद उसे इजाज़त नहीं होगी। कहने का मकसद ये है कि जो पीटीआई है उसको जो रिज़र्व नशिस्तें हैं वो ना मिले, तो ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम है। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि कोई भी कानून साजी मुस्तक़बिल के लिए होती है, जबकि इन तरमीम का इतलाक़ माजी से यानी 2017 से होगा। यानी हुकूमत पार्लियामेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर है। हम इस कानून को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के फ़ैसले में पीटीआई को न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया बल्कि मखसूस नशिस्तों का हक़दार भी करार दिया था और ये भी हुक्म दिया था कि आज़ाद उम्मीदवार अगर किसी पार्टी में शमूलियत का बयान हल्फी, अदालत ने एक मुद्दत मुकर्रर की थी कि उसके दौरान अगर इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं तो ये जायज़ तसव्वुर होगा। हुकूमत का आज तक ये मौक़िफ़ है कि अदालत दरअसल आइन को दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है और पीटीआई इस मामले में फ़रीक नहीं थी, सुन्नी कौंसिल फ़रीक थी, तो पीटीआई को नशिस्तें क्यों दी जा रही हैं, ये हुक्म कैसे जारी हो गया। हमारे साथ नादिर गुरमानी साहब मौजूद हैं, बहुत ही दिग्गज नामा निगार हैं डॉन के। नादिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसका ये जो फ़ैसला आया है
ये कोई तफसीली फ़ैसला तो नहीं आया। और फिर समर हॉलीडेज़ हो गई और जो 8 जज थे 13 में से जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था वो छुट्टियों पे जा चुके हैं। तो क्या ही अच्छा होता अगर वो तफसीली फ़ैसला छुट्टियों पे जाने से पहले दे देते। उसकी वजह से जो हुकूमत को मोहलत मिली उसने फ़ायदा उठाते हुए आज बिल मंजूर करवा लिए। मैं क्या गलत तो नहीं हूँ? नहीं सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ायदा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहाल जो तफसीली फ़ैसला जारी नहीं किया, तो उसके बाद जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये भी कहना है कि जो तफसीली फ़ैसला आने से कबल ही हुकूमत की जानिब से जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई है शायद वो भी ख़त्म हो जाए आने वाले दिनों में। और इसी के साथ साथ तफसीली फ़ैसला आने के बाद जो 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट सामने आए हैं, तो उन इख्तिलाफी नोट सामने आने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा, शायद उस तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं वो इन 2 जजेस के जो इख्तिलाफी नोट हैं उनका भी जवाब उसी तफसीली फैसले में वो दे दें। तो इस हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ जो चेमगोइयाँ वो तो हो रही हैं। और इस मरतबा अगर आप देखें तो इससे पहले पार्लियामान के अंदर जो भी कानून साजी हुई है उस पर मुलाकातें भी हुई हैं जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ। नादिर मैं आप इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो भी तफसीली फ़ैसला दे, अभी हम उसमें नहीं जाते, हमने देखा ही नहीं है, जो भी तफसीली फ़ैसला दे, आज जो इन्होंने तरामीम मंजूर कर ली हैं और सदर ममलिकत उन पर साइन कर देंगे, तो एक दफ़ा जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ नहीं बन जाएंगे, वो फिर क्या फ़ैसला देगी? देखिए मुसर साहब, ये जो आज कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर किया है, ये तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि इस बिल की मंजूरी के बाद जो तहरीक इंसाफ को मखसूस विशिष्टें मिलनी थी वो दरवाज़ा अब बंद हो गया है। अब जितनी जल्दी में आप देखें कि कौमी असम्बली का सुबह इजलास हुआ, शाम को 5 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया। आज सेनेट के इजलास का जो एजेंडा था वो उसको मुअत्तल करके ये बिल पेश करने की इजाज़त दी गई चेयरमैन सेनेट की जानिब से। ये एजेंडे में बिल शामिल नहीं था। और ये अमूमन हमने देखा है कि ये बजट के वक्त होता है कि बजट अगर सुबह पेश होता है तो शाम को सेनेट से भी उसकी मंजूरी ली जाए। तो जितना जल्दबाजी में हुकूमत हमें नजर आ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये अज्यूम किया जा सकता है कि शायद कल ही सदर साहब जो हैं वो इस बिल पर दस्तखत कर दें। और अगर सदर साहब कल दस्तखत कर देते हैं तो इस बिल के बाद अब इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो बिल्कुल आसान हो गया है। वो दूसरे दिन ही अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान ने कानून साजी कर दी है। अब जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं उनको वापस पीटीआई में शामिल नहीं किया जा सकता। अली मोहम्मद खान साहब का आपने भी हवाला दिया, आज बैरिस्टर गोहर ने भी ऐवान के अंदर इसी पे बात की कि हमेशा जो कानून साजी होती है उसका उस दिन के बाद आगे अमल दरामद होता है। लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है इसका इतलाक जो है वो 2017 से ही होगा। तो अगर हुकूमत पीटीआई को मजीद तंग करना चाहे तो जिन 39 मेंबर्स को पीटीआई का डिक्लेयर किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस कानून साजी के बाद उन अरकान के लिए भी अब मसला हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा जा सकता है कि ये 39 मेंबर्स जिनको इलेक्शन कमीशन बाद में पीटीआई का डिक्लेयर किया है ये तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर चुके थे, तो इनके लिए भी मसला हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बिल की मंजूरी के बाद अब पीटीआई के लिए मखसूस निशस्तों का जो दरवाजा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहुत से दानिश्वर ये कह रहे हैं कि जी अब जो ये कानून बन गया है तो असल में ये पार्लियामेंट और अदलिया में महाज आराई का सबब बन सकता है। आपने कह ही दिया कि पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, जो भी उसमें कानून पास हो गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे बदल तो नहीं सकती, उसको इंटरप्रेट ही कर सकती है। तो महाज आराई का तस्वुर कुछ ज़्यादा नहीं है। वज़ीर साहब, आपको याद होगा कि पार्लियामान की जानिब से जितनी कानून साजी आज तक हुई है उसमें बहुत सी कानून साजी ऐसी भी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। फिर कहा जाता है कि पार्लियामान सुप्रीम है और स्पीकर और रूल्स के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चेयरमैन और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको याद होगा कि जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ये अगर पीटीआई जाती है और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको देखती है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को कानून रोक रहा है,
और ये पीटीआई स्पेसिफिक कानून है, तो शायद उसको कलअदम करार भी दिया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हुकूमत ये दावा करती आ रही है, आज भी उन्होंने ऐवान के अंदर बात की कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बिल मेरे सामने है और यकीनन आपके सामने भी होगा, उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो सेक्शन 104 में वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखा गया है। तो ये और इसी के साथ साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ये वाज़ेह तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला देती तो शायद हुकूमत को ये कानून साजी ना करनी पड़ती। तो इट मीन्स के जो कानून साजी आज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको रोकने के लिए किया गया है, और जो 8 जजेस का फैसला है उनको रोकने के लिए ही ये कानून साजी की गई है। जब आज मुस्लिम लीग नून ये बात कर रही थी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, वहीं पर पीपल्स पार्टी को भी आज हमने बड़ा मुतहरिक देखा, और शाजिया मरी साहिबा ने ये भी कहा कि ये जो बिल है ये लोटाक्रेसी को रोकने के लिए लाया गया है। तो जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो अपोजिशन जमातों से सिंध हाउस का जिक्र किया गया, सिंध हाउस के नारे भी लगाए गए, और ये भी कहा गया कि अगर आप लोटाक्रेसी के खिलाफ हैं तो बताएं कि फिर जो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, क्या वो लोटाक्रेसी नहीं थी? और उस वक्त जो अराकीन की वफादारियां तब्दील करवाई गई वो भी सबके सामने है। फिर साहिबजादा हामिद रजा को भी हमने देखा कि जो जो तकारीर हुई, डिजिटल टेररिज्म की बातें भी हुई, तो उस पर साहिबजादा हामिद रजा ने भी कहा कि गुज़िश्ता रोज जो रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऐसे लग रहा है कि आज ऐवान में पीपल्स पार्टी की जानिब से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोहराई जा रही है। तो इस वक्त इत्तेहादी जमातें उनके साथ हैं, और जो बिल हमारे सामने है उसके मुताबिक ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये पीटीआई ही को मखसूस नशिस्तें जो है उनका दरवाजा बंद करने के लिए लाया गया है। इब्तदाई तौर पर आपको याद होगा कि ऐवान सदर में ही हम मौजूद थे, और उस वक्त जब ये फैसला आया तो आदम नदीर तारड़ साहब का एक बयान आपकी नजर से भी गुजरा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी भी अक्सरियत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में ये भी रिपोर्ट सामने आई कि वजीर आजम और कुछ जो हल्के हैं वो आदम नदीर तारड़ साहब और अता तारड़ साहब से खुश नजर नहीं आए, और उन्होंने कहा कि जो आपको बयान या जिस तरह डिफेंड करना चाहिए था वो आप नहीं कर सके। ठीक है नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, हमें खासी आगाही दी। देखिए बात सिंपल सी है, सब कुछ आइन और कानून के ऐन मुताबिक, लेकिन ये बड़ा जजेस के हाथ में जो कुछ है वो कर गुजरेंगे, पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में जो कुछ है जिसके पास अक्सरियत है वो भी कर गुजरेंगे, तो तमाशा भी चलता रहे। लेकिन इरफान सिद्दीकी का जुमला बड़ा आला है कि अदालत ने ये फैसला गैर आईनी किया है। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है सबकी। फिलहाल यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। गजा में जारी फ़लस्तीनी कत्लेआम को 10 माह होने को आए हैं, और इजरायली वज़ीर आज़म का बारहा ये दावा रहा है कि हम जीत के करीब हैं, हमने हमास को नीस्त व नाबूद कर दिया है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो एक और ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस अरसे में हमास को बहुत नुकसान पहुंचा है, उसकी टॉप लीडरशिप, उसके टॉप कमांडर्स जो हैं वो निशाना बने हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि तेहरान में उनके रहनुमा इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही इजराइल ने फिर ये भी दावा किया कि मोहम्मद दाइफ जो कि उनके टॉप कमांडर हैं हमास के ऑन द ग्राउंड, वो भी निशाना बन चुके हैं। गो कि अभी तक इसकी हमास ने न तरदीद की है न तस्दीक की है। लेकिन हम जानते हैं कि हमास के ढांचे को इजराइल ने बार बार निशाना बनाया है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि हमास के लोग अभी भी मुतहर्रिक हैं, वो इजरायली फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। और अब इसकी तस्दीक जो है और किसी ने नहीं बल्कि ख़ुद अमरीकी मीडिया में भी हो रही है। हम जानते हैं कि पिछले 10 माह में अमरीकी मीडिया हो, बरतानवी हो, वो इसराइल का साथ देते रहे, उसके प्रोपेगेंडा को बढ़ाते रहे, उसका जो झूठ है उसको फैलाते रहे। लेकिन एक ताज़ा CNN की रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिसर्च की है अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट है उन्होंने, उसके साथ ही स्टडी ऑफ वॉर एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने और CNN ने मिल के। पता ये लगा कि जब उन्होंने हक़ाइक़ ज़मीनी हक़ाइक़ देखे तो जो गज़ा का जो इलाका है उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 24 हमास की बटालियन थी इजरायली फ़ौजों के मुताबिक, जिसमें से उन्होंने 16 को एनालाइज़ किया और उन्होंने देखा कि इनको इसराइल ने बार बार निशाना बनाया है, उन्हें तबाह किया है। और पता ये चला कि सिर्फ 2 को
वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर पाए, लेकिन बाकी जो हैं कोई 16 के करीब उनको वो अपना काम करते रहे। 9 को कोई थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, जबकि 5 से हमास हमले करती रही। लेकिन कुछ माह के बाद 7 जो हैं बटालियंस हमास की वो रीजनरेट हुई, रिक्रूटमेंट उनकी दोबारा हुई और वो दोबारा मौसर हो गई। तो इससे ये पता ये चला कि इज़राइल ने जिस तरह से फोकस किया हुआ है, वो एक जगह उसको शिकस्त होती है, वो आगे बढ़ते हैं, कुछ माह के बाद वहाँ पे रीग्रुपिंग होती है और हमास फिर एक्टिव हो जाती है। हमास का अपना ये कहना है कि हम सिविलियंस के दरमियान रहते हैं और जो जुल्म इज़राइल ने किया है, हमारी सिविलियन रिक्रूटमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो ये सूरत हाल जो है ये अब वेस्टर्न मीडिया में खुलकर सामने आ रही है। इस्राइल ने ज़ाहिर है कि इसको रद्द किया है, लेकिन अब ख़ुद अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस दौरान हमने ये भी देखा कि शिमाली इस्राइल में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सरहद पार लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने मज़ीद रॉकेट फायर किए हैं। कुछ 17 के करीब लोग इस्राइल में ज़ख्मी हुए हैं। और आज फिर हमने मनाजिर देखे बैरूत से, जहाँ पर इस्राइल ने अपने जंगी जहाज़ जो हैं वो फ्लाई किए हैं। कोई 30 मिनट के दौरान साउंड बैरियर तोड़ा 3 जहाज़ों ने इस्राइल के, और वहाँ पे काफ़ी खौफ व हरास फैल गया कि इस्राइल जो है अब बैरूत पर हमले के लिए पर तोल रहा है। लबनान में वैसे ही जो टेंशन बढ़ रही है उससे खौफ हरास काफ़ी फैल रहा है। बैरूत एयरपोर्ट के मनाजिर सामने आ रहे हैं, जहाँ पे एक जम गफ़ीर है, लोगों का रश है, लोग मुल्क छोड़कर सेफ़र इलाकों की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन कई वेस्टर्न ममालिक ने अपनी फ़्लाइट्स वहाँ पे बंद की हैं और लोगों के लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो वसत साहब, ये जो सिचुएशन है, तीसरा थ्रेट है ईरान। उसमें कुछ पता नहीं है कि वो डायरेक्ट हमला करेगा, प्रॉक्सीज के ज़रिए करेगा। और जो एंटनी ब्लिंकन उनका स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ईरान के जो दोस्त ममालिक हैं ना, उसको समझाएं वो एडवेंचरिज्म ना करें जी। इससे उनकी अपनी परेशानी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बड़ा एम्बिगुअस। ईरान ने वादा तो किया हुआ है रिटेलिएशन का, लेकिन वो कब करेगा, कहाँ करेगा, ज़ाहिर है वो अपना टाइम खुद ही चूज़ करेगा। आज ये जो इजरायली एयर जेट्स जो हैं, जो वॉर प्लेन्स हैं, उन्होंने बैरूत के ऊपर उस वक्त फ्लाई किया जब हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह वहाँ पर आज एक ख़िताब करने वाले थे, क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया है उनके टॉप कमांडर फवाद शुक्र को इज़राइल ने हलाक किया था। तो वो इस हवाले से आज एक स्पीच देने जा रहे थे और इज़राइल ने इसी मौके का इंतखाब किया कि ज़रा लबनानियों को डराया धमकाया जाए कि उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो अब एक तरफ तो इज़राइल लाइबिलिटी बन रहा है, ये इलेक्शन ईयर है, उसको भी बचाना मकसूद है, अपना इलेक्शन भी बचाना मकसूद है। बुहेरा रोम में जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह जो हैं वो फिर से जमा किए जा रहे हैं। एक तो 7 अक्टूबर के फ़ौरन बाद जमा किए गए थे, अल्लाह जाने किस ख़तरे के लिए जमा किए गए थे, लेकिन अब तो थ्रेट मौजूद है। अच्छा, हमें भी पता है कि ईरान की जो फ़ौजी क़ुव्वत है वो कितने पानी में है और इसराइल की फ़ौजी क़ुव्वत, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ अलामती तौर पे तो करना पड़ेगा। उसका एक इंदिया जो है वो कल मिला कि इराक़ में जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा है उस पर ड्रोन हमला हुआ, मिज़ाइल और ड्रोन हमला हुआ, और उसमें कहा यह जा रहा है कि 6 से 8 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो हो सकता है कि फिर ये पॉकेट्स की जो स्ट्रेटजी है ये अपनाई जाए, बजाय इसके कि जैसे पिछली बार उन्होंने कोई 300 ड्रोन्स और मिज़ाइल जो हैं वो वहाँ भेज दिए थे, 6 घंटे में वहाँ पहुँचे। इस दौरान सिर्फ 5 जो हैं वो इसराइल की बैरियर तोड़ सके। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ अपनी शोहरत बचाने के लिए आज नहीं तो कल करना तो होगा। अमरीकी तो ये कह रहे थे कि मंडे तक इमिनेंट है जवाबी कार्रवाई, लेकिन आज मंगल भी ख़त्म हो रहा है। तो जैसा कि वो अंग्रेज़ी में कहते हैं, द रीजन इज़ ऑन एज, परपेचुअली ऑन एज। इस पर हम नज़र रखेंगे, आपके लिए लाएंगे। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब ख़ैर।